हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अगला पार्ट देखते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से इवेंट आते हैं। तो हम कह सकते हैं इवेंट इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है इवेंट in the sexually reproducing organism. So that is the event in sexually reproducing organism. Sexually reproducing organism. जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से इवेंट आते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से इवेंट, इन जनरल 3 इवेंट होते हैं। तो पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट इवेंट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। और दूसरे इवेंट की बात करें तो दूसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर 2 इवेंट आते हैं, 2 स्टेप्स आते हैं। तो पहला स्टेप्स होता है प्री फर्टिलाइजेशन का गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस। और इसके अंदर जो दूसरा इवेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। तो नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। दूसरा इवेंट है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लाइफ साइकिल में 3 इवेंट। तो पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन का में 2 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप्स है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा स्टेप्स जो होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अच्छा, हम दूसरे इवेंट की बात करते हैं। तो दूसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। दूसरे इवेंट का नाम है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन दूसरा इवेंट है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन को दूसरे शब्दों में या फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी होता है। तो फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी के नाम से जान सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज द सिनगैमी। तो अगर हम इस सिनगैमी की बात करें तो सिनगैमी 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सोगैमी, एक होगा एक्सोगैमी और दूसरी हम बात करते हैं दूसरा होता है इंडोगैमी। तो सिनगैमी आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज द एक्सोगैमी एंड सेकेंड वन इज द इंडोगैमी, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी जान सकते हैं। आगे चल करके एक एक एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो तीसरा इवेंट होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दूसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन था, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का अवस्था। फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर गए और फ्यूज करने के बाद जो जाइगोट बना उस जाइगोट में जो इवेंट होगा या जो स्टेप्स या जाइगोट के डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो जो चीजें होंगी वो सब आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम कह सकते हैं 2 इवेंट आएंगे। तो पहला होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहला इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरे इवेंट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो दूसरा इवेंट होता है परचूरिशन। तो इस तरह से 2 इवेंट आ गए यहाँ पे। एक हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरा इवेंट हो गया परचूरिशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की हम बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो। जाइगोट
में डिवीजन होगा, वो डेवलप होकर के एक नया एम्ब्रियो बनाएगा, और इसी पूरे इवेंट को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। और लास्ट इवेंट आएगा पर्चुरिशन। पर्चुरिशन का मतलब होता है बर्थ, मतलब डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड या बेबी। तो आप कह सकते हो पर्चुरिशन का मतलब होता है बर्थ। पर्चुरिशन मीन्स होता है बर्थ। तो पर्चुरिशन इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ। तो हम लोग यहाँ पे एक एक इवेंट करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन कहने मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में भी हम बात करेंगे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो जैसा कि नाम से क्लियर है गैमेटोजेनेसिस, तो यह नाम से क्लियर है गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। पहला वर्ड है गैमेटोज, कहने का मतलब गैमेट्स, और दूसरा वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो आप कह सकते हैं हियर इज टू वर्ड, दैट इज द गैमीट्स, दैट इज द गैमीट्स, और सेकेंड वर्ड इज द जेनेसिस। तो पहला वर्ड यहाँ पे आप कह सकते हैं गैमीट्स है, गैमीट्स है, और दूसरा वर्ड आप कह सकते हैं, दूसरा वर्ड जेनेसिस है। तो गैमीट्स का मतलब होता है गैमीट्स, गैमेटोज मतलब होता है गैमीट्स, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स का बनना कहलाएगा गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो सिंपली वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स का बनना ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स की, तो गैमेटोजेनेसिस दो टाइप्स का होता है। तो गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होगा। तो अगर हम गैमीट्स की बात करें तो गैमीट्स दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमीट्स होता है और दूसरा फीमेल गैमीट्स होता है। तो मेल गैमीट्स, जैसे ह्यूमन में मेल गैमीट्स की अगर हम बात करें तो वो स्पर्म है, और अगर हम फीमेल गैमीट्स की बात करें वो ओवम है। तो मेल गैमीट्स स्पर्म और फीमेल गैमीट्स ओवम। इसी तरह से प्लांट में भी होता है। जैसे लोअर प्लांट में अगर हम बात करें तो वो एंथ्रोजोइड, मेल गैमीट्स को एंथ्रोजोइड्स कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को एग कहते हैं। तो हायर प्लांट में भी ऐसे ही होता है, मेल गैमीट्स को पॉलन ग्रेन कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को एग कहते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो गैमेटोजेनेसिस इन जनरल दो तरह का होता है। तो पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फर्स्ट वन इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब, और दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंड वन इज द oogenesis। तो ये दो तरह का हो गया गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। मीन्स मेल गैमीट्स मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि ओवम के फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज द oogenesis। मतलब मेल गैमीट्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गैमीट्स का बनना oogenesis कहलाता है। तो यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से क्लियर है। तो दिस इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड,
that is the spermatoge and second one is the genesis। तो पहला वर्ड है स्पर्मेटोज और दूसरा वर्ड है जेनेसिस। कहने का मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का बनना कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो और स्पर्म होता है मेल गैमीट, कहने का मतलब मेल गैमीट्स का बनना कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम यहाँ पे बात देखेंगे, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कहने का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है। तो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है। तो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज द टेस्टिस। तो अगर हम ह्यूमन में बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर एक टिब्यूल्स होता है जिसको हम कहते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल, एसटी टिब्यूल। कहने का मतलब सेमनीफेरस टिब्यूल। और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में जर्म सेल होता है और उसी जर्म सेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। मतलब उसी जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो जो है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज द सेमनीफेरस टिब्यूल। मेल में के टेस्टिज में स्पर्म का बनना कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कहने का मतलब एक स्पर्म को मैच्योर होने में टोटल कितना टाइम लग सकता है। तो एक स्पर्म को मैच्योर होने में है ना 74 डेज मैक्सिमम लग सकता है। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है कि एक स्पर्म के मैच्योरेशन में टोटल कितना टाइम लगता है। तो एक स्पर्म को पूरी तरह से मैच्योर होने में 75 डेज लग सकता है ह्यूमन में। एक ह्यूमन के स्पर्म को मैच्योर होने में 75 डेज लग सकता है। अच्छा, बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान डिवीजन कौन सा होता है। डिवीजन इन्वॉल्व। तो डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन जो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस, तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन और मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसको आगे चल करके हम बात करेंगे अभी। तो इस तरह से कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन सा डिवीजन होगा, दैट इज द मियोसिस डिवीजन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस डिवीजन होगा। तो अगर हम बात करते हैं यह इस स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा सेल इन्वॉल्व होगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा सेल भाग लेगा, या किस सेल के अंदर या मियोसिस किस सेल के अंदर या मियोसिस डिवीजन होगा। तो या आप उसके ऊपर के पहले की बात कर लेते हैं, सेल इन्वॉल्व। तो आप कह सकते हैं सेल इन्वॉल्व। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान सेल इन्वॉल्व, कौन सा सेल भाग लेगा, सेल इन्वॉल्व। तो आप कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया में होगा। स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया एक सेल होता है और ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। कहने का मतलब ये 2n का नेचर होता है। कहने का मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो सेल इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। यह सेल जर्म सेल से बनता है। यह सेल जर्म सेल से बनता है। कौन सा सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल। और इसी से फाइनली जाकर के स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस थर्ड चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया है, वहां पर हम सीखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, हम कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट होगा स्पर्म। दिस इज द स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और इसी स्पर्म को हम कहते हैं मेल गैमीट्स। तो दीज स्पर्म इज कॉल्ड एज द
मेल गैमीट, तो इसको हम मेल गैमीट के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मेल गैमीट्स, तो इसको हम मेल गैमीट्स कहते हैं। तो स्पर्म की संख्या कितनी होती है? कहने का मतलब क्या एक या दो स्पर्म बनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। कहने का मतलब मेल गैमेट्स की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। कहने का मतलब स्पर्म की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। तो यह मेल गैमीट या जो स्पर्म है ये मोटाइल होगा। कैसा होगा? मोटाइल। इसकी संख्या ज्यादा होगी या मोटाइल होगा। और मोटाइल क्यों होगा? क्योंकि यह फ्लैजिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला लगा होगा, इसलिए मोटाइल होगा। कहने का मतलब ये मूवमेंट कर सकता है। इसकी संख्या मेनी होती है, इसकी संख्या मेनी होगी। कहने का मतलब ये बहुत सारे होंगे। और इसका नेचर अगर हम बात करें तो ये हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। कहने का मतलब ये एन कंडीशन में होंगे, ये एन कंडीशन में होंगे। तो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के एक सेल में या स्पर्मेटोगोनिया में 46 सेल होते हैं। जब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या मियोसिस डिवीजन होता है तब यह क्रोमोसोम घट के आधा हो जाता है। कहने का मतलब 23 क्रोमोसोम्स हो जाता है। कहने का मतलब स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। हम लोग स्टेप समझते हैं इसमें कौन कौन से स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ पे मियोसिस डिवीजन हो रहा है। तो सिंपली हम जानते हैं पूरे होल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जर्म सेल। तो जर्म सेल की बात करें, जर्म सेल, तो जर्म सेल यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इस यह जर्म सेल डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाता है। तो मान लेते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, तो यह स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाता है। अब इस स्पर्मेटोगोनियल सेल में साइटोजेनेसिस होगा। कहने का मतलब यह स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो इसमें साइटोजेनेसिस होगा। कहने का मतलब साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेल्स का अमाउंट बढ़ेगा। कहने का मतलब इस स्पर्मेटोगोनिया की साइज बढ़ जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया की साइज बढ़ जाएगी। अब जरा देखिए, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होगा। तो जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो इससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो हम कह सकते हैं इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होगा और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी डिवीजन होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड्स। तो हम कह सकते हैं ये बनेगा स्पर्मेटिड्स। और अगर हम बात करें यह स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्म में, जिसको हम स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जर्म सेल है, इसकी प्लाइडी की अगर हम बात करें तो इसकी प्लाइडी 2n होगी। तो इसकी प्लाइडी 2n होगी तो इसकी भी प्लाइडी 2n होगी। कहने का मतलब 46 क्रोमोसोम्स इसमें है तो 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी होगा। तो इसकी संख्या, इसमें क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये भी डिप्लॉयड होगा। कहने का मतलब 46 क्रोमोसोम्स होगा। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का बंटवारा नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल साइटोजेनेसिस हो रहा है। कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर की साइज केवल बढ़ रही है। अब जरा देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस डिवीजन। तो जिसको हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, यही मियोसिस फर्स्ट डिवीजन रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। कितने? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इनका नेचर हैप्लॉइड हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कहने का मतलब मियोसिस डिवीजन इनकॉर्पोरेट्स ना ओनली 1 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनटू द सेल।
मतलब मियोसिस डिवीजन के द्वारा केवल एक ही सेट्स नेक्स्ट जनरेशन क्रोमोसोम्स का एक ही सेट्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो पाता है। तो आप कह सकते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। अब जरा देखिए, इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से मियोसिस डिवीजन होगा, और लेकिन यहां पे कौन सा मियोसिस डिवीजन होगा? मियोसिस सेकेंड डिवीजन। तो इस बार यहां पर मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से नहीं जानते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। कहने का मतलब माइटोसिस जैसा होगा, जिस तरह से माइटोसिस डिवीजन होता है उसी तरह से मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। तो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जबकि मियोसिस सेकेंड को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से 4 है ना, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। कितने? टोटल 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे माइटोसिस जैसा डिवीजन हो रहा है, तो कहने का मतलब क्रोमोसोम्स के संख्या पर कोई प्रभाव या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये भी हैप्लॉइड होगा। तो दीज सेल आर आल्सो हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड हो गया। अब जरा देखिए, इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, तो 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म, और ये स्पर्म भी हैप्लॉइड होंगे। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना कहलाएगा स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो कहने का मतलब इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दीज प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हमने सीखा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो हमने सीख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो हमने क्या क्या सीखा? स्पर्मेटोजेनेसिस, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, साइट टेस्टीज होगा, ड्यूरेशन 74 डेज होगा, डिवीजन मियोसिस होगा, सेल कौन सा भाग लेगा? स्पर्मेटोगोनियल सेल, प्रोडक्ट क्या होगा? स्पर्म, स्पर्म को क्या कहते हैं? मेल गैमीट, और जो है ये कैसा होगा? मोटाइल, और कैसा? मेनी, इसकी संख्या बहुत ज्यादा बनेगी, और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इसमें हम देखते हैं जर्म सेल डिवाइड करेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, यह डिप्लॉइड होगा, ये जो है इसमें ग्रोथ होगा, इसमें कौन क्या होगा? ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ होगा, कहने का मतलब साइटोजेनेसिस होगा। तो यहाँ पे ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स से फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। कहने का मतलब स्पर्म बन गया है, कहने का मतलब मेल गैमेट्स बन गया है। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल गैमेट्स पे, कहने का मतलब oogenesis की बात करते हैं। तो फीमेल गैमेट्स की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं फीमेल गैमेट्स मतलब oogenesis। हम लोग यहाँ पे oogenesis की बात करते हैं। oogenesis, तो oogenesis की बात करें तो oogenesis जैसा कि नाम से क्लियर है, ऊज का मतलब होता है एग, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज द oogenesis। तो हम लोग oogenesis की बात करें,
फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड एज द oogenesis। तो बात करें साइट ऑफ oogenesis, तो oogenesis कहां होगा? तो सिंपली हम कह सकते हैं oogenesis टेक्स प्लेस इन द ओवरी। तो oogenesis ओवरी के अंदर होता है और ओवरी फीमेल्स का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, तो कह सकते हैं टेक्स प्लेस इन द ओवरी। तो साइट ऑफ oogenesis इज द ओवरी, ओवरी के अंदर होता है। तो अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन, तो oogenesis के ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन कितना टाइम लेता है? तो ये एक लंबा टाइम लेता है, मतलब एक ओवा को मैच्योर होने में 13 साल लग जा सकते हैं, कहने का मतलब 13 ईयर। तो ये आपको थर्ड चैप्टर में बेटर पढ़ाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा कैसे ओवम बन रहा है। तो हम यहाँ पे बस इतना जानेंगे, इसका ड्यूरेशन कितना होगा? 13 ईयर, कहने का मतलब 13 साल ओवा बनने में लग सकता है। तो oogenesis एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक बार स्पर्म बनना शुरू हुआ तो वो रुकेगा नहीं जब तक फाइनली स्पर्म ना बन जाए, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता है। oogenesis स्टार्ट होगा, फिर रुक जाएगा, फिर बाद में चल करके स्टार्ट होगा। तो oogenesis की अगर हम बात करें तो oogenesis यह प्यूबर्टी से पहले ही छोड़ो, ये जब फीमेल बेबी अपने माँ के गर्भ में होती है उसी समय शुरू हो जाता है। तो कहने मतलब oogenesis स्टार्टेड, तो आप कह सकते हैं oogenesis स्टार्टेड ना, स्टार्टेड ड्यूरिंग या स्टार्टेड फ्रॉम या स्टार्टेड ड्यूरिंग, कहां से? इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, स्टार्टेड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, स्टार्टेड इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। जब फीमेल बेबी एम्ब्रियो होती है, कहने मतलब अपने माँ के गर्भ में होती है, यूट्रस में होती है, उस जैसे ही उसके बॉडी में ओवरी का फॉर्मेशन होता है तभी से oogenesis होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद बर्थ के बाद कुछ समय के लिए 13 साल तक oogenesis बंद हो जाता है, और फिर इसके बाद 13 साल के बाद जैसे ही प्यूबर्टी आता है फिर से ओवम का मैच्योरेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक लंबा प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि oogenesis यह एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिस इज द डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो दिस इज द डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो oogenesis इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यह एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह कंटिन्यूअस नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, बीच बीच में टूट जाता है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाता है। अगर हम oogenesis की बात करें तो oogenesis का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ oogenesis। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ oogenesis, तो प्रोडक्ट ऑफ oogenesis इज द ओवा। oogenesis होगा तो ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ oogenesis इज द ओवा। और अगर हम इस ओवा की बात करें, इसी ओवा को हम कहते हैं फीमेल गैमीट्स। दिस इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमीट्स। तो दीज आर कॉल्ड एज द फीमेल गैमीट्स। अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, तो इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज जो होती है लार्ज होगी। और इसके नंबर की बात करें तो इसका नंबर सिंगल होगा, कहने का मतलब एक बार में एक ही मैच्योर होगा, कहने का मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवा का मैच्योरेशन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं एक फीमेल जो होगी उसके पूरे लाइफ स्पैन में टोटल कितने ओवा का इजेक्शन होगा। हम कह सकते हैं 500 से 600 ओवा, मतलब एक फीमेल के पूरे लाइफ साइकिल में 500 से 600 ओवा
500 to 600 ओवा का रिलीज या इजेक्शन ओवरी के द्वारा किया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस हम तीसरे चैप्टर में सीखने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, ओवा का मेचुरेशन आफ्टर द प्यूबर्टी होता है। कहने का मतलब ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा मेच्योर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 13 साल के बाद प्यूबर्टी आता है, 13 साल के बाद प्यूबर्टी आता है और 50 साल तक मैक्सिमम प्यूबर्टी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो मतलब 13 से 50, कहने का मतलब 37 साल की उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी। कहने का मतलब किसी भी फीमेल्स में 37 साल तक, मतलब 13 से लेकर के 50 साल तक का एज जो है, यही इसी एज में वो बच्चा पैदा कर सकती है, क्योंकि तभी इसी समय केवल ओवा का इजेक्शन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यह टोटल होल मतलब फीमेल के होल लाइफ में कितना रिलीज होता है, तो आप कह सकते हैं जो है 500 से 600। और ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। कहने का मतलब यह मूवमेंट नहीं करता है, कहने का मतलब यह नॉन मोटाइल है, क्योंकि इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, इसलिए कहते हैं यह नॉन मोटाइल है। तो इस तरह से इसका शेप राउंडेड, कहने का मतलब ओवल शेप होता है। तो ये मान लेते हैं ओवा है, फीमेल का ओवा। ओवा के चारों तरफ यह वाल है, तो ओवा के यह चारों तरफ वाल है। तो दिस इज द ओवा। यह ओवा के चारों तरफ वाल है, यह न्यूक्लियस है। तो इस तरह से यह नॉन मोटाइल है। तो हम कह सकते हैं ओवा यह भी हैप्लॉइड होता है। तो दीज आर द आल्सो हैप्लॉइड, यह भी हैप्लॉइड होगा। कहने का मतलब इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्टेप को समझते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें हम नेक्स्ट हम इसके स्टेप को समझते हैं। oogenesis में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं ओवरी के अंदर जर्म सेल होता है। ओवरी के अंदर कौन सा सेल होगा, जर्म सेल। तो जर्म सेल ओवरी के वाल में होता है। तो इससे बनता है एक सेल जिसका नाम होता है oogonia। तो जर्म सेल से बनता है oogonia, और oogonia यहीं से शुरू होता है पूरा oogenesis का प्रोसेस। तो oogonia से बनता है प्राइमरी oocytes। तो oogonia प्रोड्यूस द प्राइमरी oocyte। तो इससे बनता है प्राइमरी oocytes, और इस प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocytes। इस प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी। तो आप कह सकते हो सेकेंडरी oocytes बनता है, और दूसरा बनता है पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी oocytes बनता है और पोलर बॉडी बनता है। तो इस तरह से सेकेंडरी oocytes की अगर हम बात करें, तो इस सेकेंडरी oocytes से फिर से क्या बनेगा, तो इससे फिर से बनेगा ootids। क्या बनेगा, ootids, और बनता है पोलर बॉडी। ootids और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और इसी ootids से बन जाता है ओवा। दिस इज द ओवा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक oogonia से एक ओवा का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जबकि ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान नहीं होता है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि एक oogonia से एक ही ओवा का फॉर्मेशन होता है। इस टॉपिक को हम डिटेल तीसरे चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, तो ये क्या होगा, 2n कंडीशन में होगा। कहने का मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। तो ये डिप्लॉयड होगा तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ये डिप्लॉयड होगा तो ये भी डिप्लॉयड होगा। और यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहली बार मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। और मियोसिस में भी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, कहने का मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा। तो इसमें
46 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, तो क्रोमोसोम्स विभाजित हो जाएगा, कहने का मतलब डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब आधा हो जाएगा, कहने का मतलब इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या इसके कंपेरिजन में आधा हो जाएगी, कहने का मतलब यह स्ट्रक्चर यन कंडीशन में आ जाएगा और यह भी स्ट्रक्चर यन कंडीशन में आ जाएगा। तो यहां पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगा, और किसी किसी एनिमल में यह पोलर बॉडी डिवाइड करता है और किसी किसी एनिमल में यह पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करता है। तो ये सब चीजें हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे, बस अभी बेसिक्स हम लोग जान रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी oocytes बन गया, सेकेंडरी oocytes हैप्लॉइड होगा। अब सेकेंडरी oocytes में मियोसिस फर्स्ट सेकेंड डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, जो कि हम जानते हैं मियोसिस सेकेंड डिवीजन माइटोसिस जैसा होता है, कहने का मतलब इसको हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो ootids बन जाएगा। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके संख्या पर, तो कहने का मतलब ये भी हैप्लॉइड होगा, तो ये भी हैप्लॉइड होगा और इसी ootids से बन जाता है ओवम या ओवा, जो कि हैप्लॉइड होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक oogonia से एक ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करते हैं एक oogonia से एक, है ना, वन oogonia से वन oocytes बनता है, और वन प्राइमरी oocytes से वन सेकेंडरी oocytes बनता है, वन सेकेंडरी oocytes से वन ootids बनता है, और एक ootids से एक ओवा बनता है। ये सीरीज हम याद रखेंगे, आगे चल करके इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने सीख लिया oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं गैमीट्स के बारे में। गैमीट्स इन जनरल दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल गैमीट्स और दूसरा होता है फीमेल गैमीट्स। तो हम गैमीट्स की बात करें तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ये इसमें सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए कहते हैं गैमीट्स मेंडल्स के लॉ ऑफ प्योरिटी को फॉलो करते हैं, कहने का मतलब गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। तो गैमीट्स दो तरह के हो सकते हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। तो ह्यूमन में मेल गैमीट्स को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को ओवम कहते हैं। हायर प्लांट में मेल गैमीट्स को पॉलन ग्रेन कहते हैं और हायर प्लांट में फीमेल गैमीट्स को एग कहते हैं। उसी तरह से लोअर प्लांट में मेल गैमीट्स को एंथ्रेजोइट्स कहते हैं, जबकि फीमेल गैमीट्स को एग कहते हैं। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। तो गैमीट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा आइसोगैमीट्स जिसको हम होमोगैमीट्स के नाम से जानते हैं, दूसरा होगा हेटेरोगैमीट्स तो जिसको हम एन आइसोगैमीट्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स यह क्या होगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं ऐसे गैमीट्स जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर हों, कहने का मतलब ऐसे गैमीट्स या ऐसे मेल और फीमेल गैमीट्स जो मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मतलब जिनका शेप और साइज एक जैसा हो, ऐसे को हम कहते हैं आइसोगैमीट्स, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोगैमीट्स, जैसे क्लेडोफोरा नाम के एल्गी में देखा जाता है। उसी तरह से हेटेरोगैमीट्स या अनआइसोगैमीट्स की बात करें, हेटेरोगैमीट्स ये मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स का शेप और साइज अलग अलग होता है। जैसे स्पर्म छोटा होता है, ओवम बड़ा होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, ओवम नॉन मोटाइल होता है, तो ये कहलाएगा हेटेरोगैमीट्स। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान सेल डिवीजन कौन होगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर कोई हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ऐसा प्लांट है जो हैप्लॉइड कंडीशन में है, कहने का मतलब ऐसा प्लांट जिसका जो एडल्ट बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन में होगा या जिसमें हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होता है, ऐसे प्लांट्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है। लेकिन ऐसे प्लांट जिनका एडल्ट बॉडी डिप्लॉयड कंडीशन में होता है,
कहने का मतलब जिसमें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होता है, ऐसे प्लांट्स में मेल गैमीट या फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। तो हम याद रखेंगे जितने भी हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसमें मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होगा, और जिसमें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म हैं जैसे टेरिडोफाइट्स, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसमें मेल गैमीट या फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा मियोसिस डिवीजन के द्वारा। अच्छा, जिस सेल में मियोसिस डिवीजन होता है उस सेल को हम कहते हैं मियोसाइट सेल। तो अगला टॉपिक है गैमीट्स।